विश्व के जो अव्वल देश है, विश्व के जो बड़े देश है, अव्वल देश है, उन देशों में भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर दिखाई देती है। अतः विश्व का युवा बेरोजगारी दर, गरीबी रेखा दर, जनसंख्या वृद्धि दर, विदेशी कर्ज बोझा, मुफ्त अनाज वितरण योजना आदि जो प्रश्न है, यह विश्व में जो विश्व की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आना, इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा देते हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार का नीति आयोग है, उनके जो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम, उनका एक अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 25 मई 2025 को एक बयान आया। मैं सुना, मैं उनका वो बयान सुन रहा था। तो सुब्रमण्यम जी ने, जो नीति आयोग के मुख्य सीईओ है, उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था यह विश्व अर्थव्यवस्था के चौथे स्थान पर आ गई है और आने वाले 2-3 साल में वो तीसरे स्थान पर आ जाएगी। और उनका कथन भी था कि यह उनके बयान नहीं है, वह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसको WE कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तथा अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि, जिससे W या IMF के सूत्रों के द्वारा उन्होंने सूत्रों का उनका जो अहवाल है, उनके सूत्रों के अनुसार वो बात कही है। यह जो न्यूज़ सुना मैंने, तो मैं बड़ा सोच में रह गया, मैं बड़ा सोच में गिर गया, क्योंकि बहुत कुछ पिछले कुछ महीनों से मैं विश्व का युवा बेरोजगारी दर, गरीबी रेखा दर, जनसंख्या वृद्धि दर, विदेशी कर्ज बोझा, मुफ्त अनाज वितरण योजना आदि अनेक विषयों पर मैं अध्ययन कर रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और भारतीय अर्थव्यवस्था का, जब भारतीय अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर आई थी, तब मैंने एक लेख लिखा था। तब मेरा एक लेख आया, और कौन देशभक्त नहीं चाहता कि भारत विश्व विश्व शक्ति देश बने। हर देशभक्त की चाहत है भारत विकास भारत बने। हाँ, मेरी भी वही इच्छा है कि भारत विकास भारत बने, परंतु वो विकास भारत के नाम पे हेरा फेरी होती हो तो हमारे लिए चिंता का विषय होता है। हम हर आदमी विकास विकास भारत आता है। तो इस विषय पर मैं सोच ही रहा था। मैं बम्बई गया बीच में, बम्बई से नागपुर आया, तो मैं वायरल फीवर से 25 दिन पीड़ित रहा। तो ठीक नहीं हुआ तो दिल्ली के लिए जाना पड़ा। 2 दिन दिल्ली रहा, और दिल्ली से आया और पुनः ठीक नहीं हुआ था, मैं दिल्ली गया, पुनः वायरल फीवर से पीड़ित रहा, पीड़ित ही रहा। फिर भी मन नहीं माना, और इस विषय पर लिखने के लिए मैं बैठ गया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारी तबीयत महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। हमें देश के लिए कुछ करना है। तो नीति आयोग का आयोग के सुब्रमण्यम जी है, उन्होंने भारत जो अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंचने पर जो कारण भी बताए, उन्होंने कुछ कारण भी बताया है। देश अंतर्गत बढ़ती मांग बताया, जिसमें ग्राहक खर्च, गंतव्यों का वृद्धि आदि बताई। विवाह कार्यक्षम लोगों की बढ़ती संख्या, धोरणात्मक सुधार भी मत माना बताया, जिसमें कर प्रणाली सुधार,
डिजिटाइजेशन, पायाभूत सुधार में इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, इन कारणों का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने जापान की घटती अर्थव्यवस्था पर भी बयान दे दिया। जापान की घटती अर्थव्यवस्था पर बयान दिया है। वो कह गए है कि जापान में जागतिक व्यापार में तनाव, जनसंख्या में कमी होना, धोरणात्मक बदलाव, ये जापान के कारण बताया है घटती अर्थव्यवस्था का। तो मैंने सोचा कि जो 5 देश है, अव्वल देश है, उनके अर्थव्यवस्था ग्राफ ही बताया जाए। जो अव्वल देश है उनकी अर्थव्यवस्था का ग्राफ बताया जाए तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 30.52 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था यह 30.52 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की अर्थव्यवस्था 19.23 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की अर्थव्यवस्था 19.23 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.75 ट्रिलियन डॉलर है। 4.75 ट्रिलियन डॉलर। जापान की अर्थव्यवस्था 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। जापान की अर्थव्यवस्था 4.186 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर। 0.001 का फर्क है। जापान और भारत के बीच में 0.001 का फर्क है और भारत चौथे स्थान पर बताया जाता है। यह जो स्रोत है, जो मिलने का स्रोत है, वो WEF और IMF का है। यह स्रोत है WEF और IMF का है। और अमेरिका का वो जो संदर्भ हम जो देते हैं तो विश्व का शक्तिशाली देश अमेरिका है। चाइना भी उसी दौर में आगे बढ़ रहा है, विश्व शक्ति बनने की ओर में आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका और चाइना में विश्व व्यापार युद्ध, वर्ल्ड ट्रेड वॉर दिखाई देता है। अमेरिका और चाइना के बीच में विश्व व्यापार युद्ध यानी वर्ल्ड ट्रेड वॉर दिखाई देता है। दूसरी ओर हमें समझना कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत भी नहीं है। अमेरिका की जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत चाइना की है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी चाइना की मजबूत है। और चाइना हमारा राजनीतिक शत्रु है। चाइना हमारा राजनीतिक शत्रु है। फिर भी भारत के व्यापारिक संबंध चाइना से बने हैं। फिर भी चाइना के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। वही हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये जो देश है, ये चाइना के करीबी देश है, चाइना के मित्र देश बन गए। हमारे मित्र देश नहीं रहे। श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, वो चाइना के मित्र बन गए। हमारे मित्र तो दूर हो गए, मित्रता से दूर हो गए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। चाइना औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। चाइना औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। जापान भी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ा है। तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास जब हम देखते हैं, भारत का औद्योगिक क्षेत्र का विकास देखते हैं, तो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। भारत का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हमारे लिए प्रश्न चिन्ह भी है एज कम्पेयर टू चाइना, जापान की तुलना में। एज कम्पेयर टू चाइना या जापान की तुलना में हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये हमारी चिंता का विषय है। मैं मेरे धार्मिक कामों के लिए या विश्व शांति के लिए मेरा भ्रमण अन्य देशों में रहा है। विश्व शांति के लिए मेरा भ्रमण बहुत कुछ देशों में रहा। तो अतः उद्योग व्यापार का जो संदर्भ है मुझे समझ में
आने में कोई दूरी नहीं हुई, मुझे समझने में बहुत इजी हुआ। मैं इस क्षेत्र से रहने के कारण व्यापार और उद्योग व्यापार मैं समझ सका हूँ। विश्व के जो देश है उनकी जो जो कर्ज है, विश्व पर जो कर्ज है, विश्व के जो अन्य देश है उन पर कर्ज 102 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है। विश्व के देशों पर 102 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, जिसमें अमेरिका का 36 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, अमेरिका पर 36 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, चाइना पर 14.69 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, जापान पर 10.79 ट्रिलियन कर्ज है, यूनाइटेड किंगडम पर 3.46 ट्रिलियन का कर्ज है, फ्रांस पर 3.25 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, इटली पर 3.14 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, भारत पर 3.57 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, जर्मनी पर 2.19 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, कनाडा पर 2.253 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है, ब्राजील पर 1.853 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है। ये विदेशी कर्जा, ये जो देश है इन पर कर्जा भी है, ये कर्ज से दबे हुए हैं। जब भारत का संदर्भ आता है तो भारत का विदेशी ऋण 648.8 बिलियन डॉलर बताया जाता है। 648 बिलियन डॉलर भारत पर विदेशी कर्ज बताया जाता है। ये दिसंबर 24 का फिगर है। भारत का बाहरी ऋण का 54.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जाता है। भारत सरकार का कर्ज एक जटिल मुद्दा है। भारत सरकार जो कर्ज है एक जटिल मुद्दा है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के का 56% बताया जाता है। सकल उत्पाद जो दर है जीडीपी है उसका 56% बताया जाता है। भारत पर सन 2013 में बाह्य ऋण 409.4 बिलियन डॉलर था। भारत पर बाह्य ऋण जो कर्ज था, डेप्ट हम बोलते हैं, 409.4 बिलियन डॉलर था 2013 में। 2019 में अल्पकालीन कर्ज 20.4 बिलियन डॉलर था 2013 में। अल्पकालीन ऋण भी था। सन 2014 में बाह्य ऋण 440.2 बिलियन डॉलर रहा और अल्पकालीन ऋण 20.5 बिलियन डॉलर रहा। 2014 की बात हुई। 2019 में बाह्य ऋण 543.1 बिलियन डॉलर था और अल्पकालीन ऋण 19.9 बिलियन डॉलर था। सन 2024 में बाह्य ऋण 765 लाख करोड़ हो गया है। 765 2024 में 765 लाख करोड़ ऋण भारत पर हो गया। और 2025 की भारत की राजस्व कुल प्राप्ति, भारत की राजस्व कुल प्राप्ति 2025 में 34.98 लाख करोड़ बताई जाती है। 225 की राजस्व कुल प्राप्ति और अनुमानित लक्ष्य है 50.65 लाख करोड़। अनुमानित लक्ष्य कितना है? 50.65 लाख करोड़। और शुद्ध प्राप्ति जो होती है वो 28.37 लाख करोड़ बताई जाती है। शुद्ध प्राप्ति 28.37 लाख करोड़ बताई जाती है। कर्ज बढ़ने के कारण भी हमें समझना पड़ेगा। कर्ज बढ़ने के कारण क्या है? विकास योजना को लागू करना, राजस्व की कमी, आर्थिक मंदी, ये कारण और अन्य संकट, ये कर्ज लेने के कारण बताए जाते हैं। और कर्ज से जो जोखिम भी हो जाती है, कर्ज लेने से जोखिम भी होती है। उसमें ब्याज का भुगतान, अर्थव्यवस्था का प्रभाव, निवेश की कमी होना, ये भी हमें कारण जुड़ी जोखिम दिखाई देते हैं। अतः भारत सरकार को
कर्ज का बोझ कम करना आवश्यक है। तो भारत सरकार को कर्ज का बोझ करने के लिए उन्हें राजस्व बढ़ाना होगा। कर्ज का बोझ हल्का करना तो राजस्व को बढ़ाना होगा। खर्च भारत का खर्च बढ़ते हुए दिखा देता है, वो खर्च करना होगा, खर्च को कम करना होगा। परंतु खामा क्या दिखाई देता है। नई संसद भवन बनाया गया, नया संसद भवन बनाया गया, खर्च किया गया, विमान खरीदी किया गया, खर्च किया गया। संसद सदस्य जो होते हैं उनका पेंशन, सैलरी, सुविधा आदि, विमान खरीद, जो संसद सदस्य उनकी सैलरी है, पेंशन है, सुविधा, ये मनमानी खर्च किया जाता है। इस पे खर्च की कटौती करना आवश्यक है। ये खर्च पर कटौती करना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी काल में जो सरकारी कंपनियां बेची गई, नरेंद्र मोदी काल में सरकारी कंपनियां बेची गई, तो वो 300 से घटकर 2 दर्जन ही हो गई है। सरकारी कंपनियां 300 से घटकर 2 दर्जन कंपनियां हो गई है। 22 उद्योगपतियों का कर्जा, 22 लाख कर्जा माफ करने का आरोप होता है। 22 उद्योगपतियों का 22 लाख करोड़ कर्जा माफ करने का जो आरोप होता है, ये अभी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जनसंख्या वृद्धि है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। जनसंख्या वृद्धि के हम का तो प्रश्न जब आते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। और विश्व की जनसंख्या 8 अरब है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब है। और चाइना भारत की जनसंख्या 1.4 बताई जाती है, 1.4 बिलियन बताई जाती है। और आज के कंडीशन में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है। आज की कंडीशन में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ बताई जाती है। जो विश्व के जो बड़े आबादी वाले देश है, जिसमें चाइना है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश है, रशिया है, मेक्सिको है। ये जो 10 देश है, जो बड़े आबादी वाले देश है, और उन विश्व का जो गरीबी दर है, पोवर्टी रेट है, वो 9.2 है। विश्व का गरीबी का दर है, वो 9.2 है। और उनकी भारत की जो गरीबी जो लोग हैं, उनकी प्रतिदिन आय $2.15 बताई गई है। भारत की तुलना रुपया में मोटा मोटी में 165 हम रुपया मान सकते हैं, जो प्रति $2.5 प्रतिदिन आय व्यक्ति की बताई जाती है। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक का ये दर है। और उन्होंने उनको गरीबी रेखा के नीचे, पोवर्टी लाइन के नीचे लाया है उनको। भारत में सन 2011-12 में जो गरीबी है वो 61.8% थी। भारत में 2011-12 में जो गरीबी थी वो 61.8% थी, जो 2022-23 में 28.11 बताई जाती है। जो 2022-23 में 28.1 बताई जाती है। अतः भारत में गरीबी का जो दर है 2025 में अगर उपयुक्त रहा हो, जो दर बताया गया 28.1, जो उपयुक्त दर रहा हो 2025 में, तो 145 करोड़ जनसंख्या में 145 करोड़ जनसंख्या में 81.35 करोड़ 81.35 करोड़ यानी 56.10% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एनपीडीएस द्वारा मुफ्त अनाज वितरण किया जाता है। 81.35 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मुफ्त अनाज वितरण किया जाता है। तो वो वितरण क्यों, मुफ्त अनाज वितरण क्यों है? 56.10% लोगों को 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दिया जाता है? तो गरीबी देखा गया प्रश्न है। तो भारत सरकार ये
फिगर को क्यों छुपा रही है? ये हमारा सामने प्रश्न सवाल है। गरीबी रेखा को जो पोवर्टी लाइन को छुपा रही है, ये हमें ये आरोप भी हो सकता है। वैसे भारत में बहुत सारी समस्या है, उसमें एक समस्या बेरोजगारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट। विश्व में भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और कई देशों में वो आर्थिक और सामाजिक समस्या बन चुकी है। कई देशों में वो आर्थिक और सामाजिक समस्या बन चुकी है। 2023 में विश्व बेरोजगारी दर 4.98 था। विश्व बेरोजगारी दर 4.98 था, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अनुसार युवा बेरोजगारी दर 13.4 और युवा महिला बेरोजगारी दर 12.3 बताया गया था। ILO ने ये दर बताया, 12.4 बताया है। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.1 है अमेरिका में। चाइना में 4.6 है, 4.6 चाइना का है। जर्मनी में 3.4 है। जापान में 2.6 है। भारत में 4.2 है। यूनाइटेड किंगडम में 4.1 है, और फ्रांस में 4.7 और गरीबी दर बताया जाता है। प्रश्न यह भारत का आ रहा है। भारत का बेरोजगारी दर 4.2 बताया जाता है। भारत में बेरोजगारी प्रमाण बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। भारत में बेरोजगारी प्रमाण ये ज़्यादा दिखाई देता है, अतः ये कुछ और छुपाने का जो फिगर है, छुपाने का आशंका भी हमें दिखाई देती है। बेरोजगारी है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका कारण भी है। आर्थिक मंदी है, तकनीकी परिवर्तन है, कौशल की कमी है, शिक्षण और प्रशिक्षण की कमी है, सामाजिक असमता, ये बेरोजगारी के कारण है। अब बेरोजगारी का प्रभाव भी हम दिखाई पड़ता है। वो आर्थिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, और स्वास्थ्य का प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। अतः उसका समाधान भी है, बेरोजगारी का समाधान भी है। हमें आर्थिक विकास करना होगा, शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों का व्यवस्था करनी होगी। हमें रोजगार सृजन करना होगा, बेरोजगारी भत्ता देना होगा, सामाजिक सुरक्षा, ऐसे कारण समाधान हमें दिखाई देते हैं। भारत में जो कश्मीर का पहलगाम प्रकरण ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। पहलगाम जो कश्मीर का पहलगाम है, इस कारण भारतीय सेना को, तीनों सेना को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। हमें भारतीय सेना पर गर्व है, पर भारत में पहलगाम समान घटना क्यों घटती है? पहलगाम समान घटना क्यों होती है? ये हमारे सामने यह बड़ी शर्मसार घटना है। ऑपरेशन सिंदूर यह प्राचीन नागवंश की याद दिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर प्राचीन नागवंश की याद दिलाता है। कश्मीरीय नागवंशीय प्रदेश था, और सिंदूर को नागरंगी या नारंगी ये पर्यायवाची शब्द है। जो सिंदूर है सो नारंगी या नारिंगी ये पर्यायवाची शब्द है, और यह नागलोकों की शोध है। ये जो शोध है, नागलोकों का शोध है। भारत की जो तीनों सेना है, इनके मौजूदा धोरण पर भी टीका होती है। इस कारण भी रहे, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर भी क्यों हुई, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों हुई? भारत को आज़ाद होने के बाद, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, खस्ता थी। फिर भारत एक शक्तिशाली देश बन गया।
1947 में आज़ादी मिलने के बाद हालत खस्ता थी। फिर भारत ये शक्तिशाली देश उभरा। फिर आज आर्थिक खस्ताहाली क्यों है, ये भी हमारे साथ प्रश्न है। भारत का चौथा दूसरी ओर भारत चौथे अर्थव्यवस्था से बन रहा है, विश्व की चौथे अर्थव्यवस्था से बन रहा है। तो ये परस्पर विरोधी बयान दिखाई देते हैं। इस पर हमें चिंतन करना होगा। भारत राष्ट्रवाद का अभाव हमें दिखाई पड़ता है। भारत राष्ट्रवाद का अभाव दिखाई पड़ता है और धर्मांध राजनीति हावी होती दिखाई देती है, जो एक चिंता का विषय है। कांग्रेस के पितामह मोहनदास गांधी, संघवादी नायक, आरएसएस के नायक के सुदर्शन, प्राचीन भर्तूरी, इन्होंने भारतीय राजनीति को विशाले कहा है। इन्होंने भारतीय राजनीति को विशाले कहा है। अतः हमारे नेताओं को इसका चिंतन करना होगा। हमारे भारतीय नेता को इनका चिंता करना होगा। नहीं तो जो उपमा है विषा प्रोस्टिट्यूट, जो उपमा दी गई है, ये कोई गलत नहीं होगी। ये हमें समझना होगा और भारत को विकास भारत बनाना होगा। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नवोदय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।